स्वागत है आपका केम ट्यूटर के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। और आज हम लोग क्लास 12 बोर्ड एग्जाम के लिए चैप्टर नंबर फर्स्ट सॉलिड स्टेट को डिस्कस करेंगे, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल डिस्कस अबाउट स्टेट ऑफ मैटर। मैटर के स्टेट के बारे में डिस्कस करेंगे, राइट। तो मैटर के स्टेट जो होते हैं वो मेनली तीन स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। फर्स्ट स्टेट जो होते हैं वो सॉलिड, सेकेंड स्टेट जो होते हैं वो लिक्विड, एंड थर्ड स्टेट ऑफ मैटर जो होते हैं वो गैस। मतलब मैटर जो होते हैं वो मेनली तीन ही स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। अब क्लास 12 बोर्ड एग्जाम के लिए आपको पढ़ना है सॉलिड स्टेट के बारे में, जो क्लास 12 बोर्ड एग्जाम के चैप्टर नंबर फर्स्ट फिजिकल केमिस्ट्री में दे रखा है। तो आज के क्लास में हम लोग स्टेट ऑफ मैटर के सॉलिड स्टेट के बारे में डिस्कस करेंगे, राइट। सॉलिड स्टेट के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे, ओके। तो सॉलिड स्टेट के सबसे पहले क्या डिफिनीशन के बारे में समझेंगे। तो लिखेंगे सॉलिड स्टेट इज दैट स्टेट ऑफ मैटर which has a fixed shape, mass, volume and ज्योमेट्री। मींस सॉलिड स्टेट मैटर के वो स्टेट है जिसके शेप, मास, वॉल्यूम एंड ज्योमेट्री जो होते हैं वो होते हैं फिक्स, ओके। अब सॉलिड स्टेट जो होते हैं उसकी कंप्रेसिबिलिटी जो होती है, कंप्रेसिबिलिटी वो बहुत ही कम, वेरी लेस। मतलब सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर के सॉलिड जो होते हैं उसकी कंप्रेसिबिलिटी जो होती है वो बहुत ही कम, वेरी लेस, राइट। बिकॉज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन between particles are strong। क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स, क्योंकि जो मैटर के स्टेट जो होते हैं सॉलिड, उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग। क्यों? क्योंकि उसमें इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल जो होते हैं। एक और रीजन लिखेंगे, बिकॉज इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल इज वेरी लेस, है ना। अब होता क्या है समझिए। अब सॉलिड स्टेट जो है वो मैटर के स्टेट है, सॉलिड। अब सॉलिड की कंप्रेसिबिलिटी जो होती है बहुत ही कम, वेरी लेस। क्योंकि सॉलिड के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स जो होते हैं वो होते हैं स्ट्रॉन्ग। मतलब जो सॉलिड जो होते हैं उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है वह स्ट्रॉन्ग होते हैं। क्योंकि सॉलिड स्टेट में जो भी मैटर जो होते हैं, जो भी पार्टिकल्स जो होते हैं, उसके बीच में गैप बोले तो डिस्टेंस जो होते हैं वो बहुत ही कम। तो बहुत कम डिस्टेंस होने के कारण उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होते हैं वो स्ट्रॉन्ग, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होने के कारण सॉलिड की कंप्रेसिबिलिटी जो होती है वो वेरी लेस, राइट। आगे समझिए। अब सॉलिड की डेंसिटी जो होती है, डेंसिटी इज हाई एज कंपेयर टू लिक्विड एंड गैस। मतलब अगर आप लिक्विड और गैस से कंपेयर करेंगे तो सॉलिड की डेंसिटी जो होती है वो होती है हाई, ओके। सेकंड टॉपिक है आपका देयर आर टू टाइप्स ऑफ सॉलिड। अब सॉलिड जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक जो होते हैं वो क्रिस्टलाइन, और सेकंड टाइप के सॉलिड जो होते हैं वो होते हैं आपके एमोर्फस सॉलिड, राइट। अब हम लोग क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में डिस्कस करेंगे। तो लिखेंगे अ क्रिस्टलाइन सॉलिड is a solid form of substance in which atoms, molecules
molecules are arranged, atoms molecules are arranged in definite and regular pattern in टू डायमेंशनल या थ्री डायमेंशनल में, राइट। तो क्या समझेंगे, अ क्रिस्टलाइन सॉलिड इज अ सॉलिड फॉर्म ऑफ सब्सटेंस। क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होते हैं एक सॉलिड फॉर्म ऑफ सब्सटेंस है जिसमें एटम्स मोलेकुल्स जो होते हैं उसका अरेंजमेंट एक डिफिनिट और रेगुलर पैटर्न में होते हैं। तो उस टाइप के सॉलिड को हम लोग कहते क्या है, क्रिस्टलाइन सॉलिड। एग्जाम्पल के लिए समझिए, अगर ये ग्रेफाइट है या डायमंड है, नेटवर्क स्ट्रक्चर जो बनाते हैं, डायमंड हुआ या कार्बन के ग्रेफाइट हो गए या सोडियम क्लोराइड जो टू डायमेंशन में बनाते हैं, या सोडियम नाइट्रेट, ये सारे स्ट्रक्चर जो होते हैं वो एक क्रिस्टलाइन सॉलिड का एक एग्जांपल है, राइट। ठीक है, मतलब वैसे सॉलिड जिसके रेगुलर पैटर्न में, रेगुलर अरेंजमेंट में शेप बन रहा हो, एक डिफिनिट शेप बन रहा हो, तो उस टाइप के सॉलिड को हम लोग कहेंगे क्या, क्रिस्टलाइन सॉलिड, राइट। नेक्स्ट टॉपिक है आपका, अब हम लोग एमोर्फस सॉलिड के बारे में डिस्कस करेंगे। तो लिखेंगे एमोर्फस सॉलिड, सॉलिड्स आर दोज सॉलिड in which atoms, molecules or ions do not possess in regular orderly arrangement। मतलब एमोर्फस सॉलिड उस टाइप के सॉलिड होते हैं जिसका अरेंजमेंट एक रेगुलर पैटर्न में नहीं होते हैं। तो उस टाइप के सॉलिड को हम लोग कहते क्या है, एमोर्फस सॉलिड। मतलब रबर, राइट, ग्लास, प्लास्टिक, पॉलीमर्स एटसेट्रा। मतलब उस टाइप के सॉलिड को हम लोग एमोर्फस सॉलिड कहेंगे जिसका शेप एक रेगुलर पैटर्न में ना हो, तो उस टाइप के सॉलिड को हम लोग कहेंगे एमोर्फस सॉलिड, राइट। डिस्टिंक्शन बिटवीन क्रिस्टलाइन एंड एमोर्फस सॉलिड। अब हम लोग ये क्रिस्टलाइन और एमोर्फस सॉलिड के बीच में डिस्टिंक्शन को समझेंगे। समझिए, पहला टॉपिक इसमें क्या है, शेप। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड के शेप जो होते हैं वो एक डिफिनिट ज्योमेट्रिकल शेप बनाते हैं। अगर कोई सॉलिड सब्सटेंस अगर डिफिनिट ज्योमेट्रिकल शेप में हो तो उस टाइप के सॉलिड को हम लोग क्या कहेंगे, क्रिस्टलाइन सॉलिड। जबकि अगर कोई इरेगुलर शेप हो किसी सॉलिड सब्सटेंस का तो उस टाइप के सॉलिड सब्सटेंस को हम लोग क्या कहेंगे, एमोर्फस सॉलिड। सेकंड पॉइंट है आपका मेल्टिंग पॉइंट। क्रिस्टलाइन सॉलिड के मेल्टिंग पॉइंट जो होते हैं एक शार्प मेल्टिंग पॉइंट होते हैं। मतलब अगर कोई सब्सटेंस का, कोई सॉलिड सब्सटेंस का ज्योमेट्री फिक्स हो, शेप फिक्स हो, तो उसका मेल्टिंग पॉइंट भी एक शार्प मेल्टिंग पॉइंट रहेगा जिसपे वो मेल्ट होंगे, राइट। जबकि ग्रेजुअली सॉफ्टन ओवर अ रेंज ऑफ टेम्परेचर। मतलब ये जो होंगे एमोर्फस सॉलिड के मेल्टिंग पॉइंट जो होंगे वो उसके सब्सटेंस पे डिपेंड करेंगे कि वो कितना सॉफ्ट है या कितना हार्ड है, राइट। थर्ड है हीट ऑफ फ्यूजन। हीट ऑफ फ्यूजन जो होते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड के वो होते हैं डिफिनिट और कैरेक्टरिस्टिक्स एंथैल्पी ऑफ हीट ऑफ फ्यूजन या एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। मतलब उसमें क्या, अगर कोई सब्सटेंस अगर सॉलिड है तो उसका हीट ऑफ फ्यूजन जो रहेगा वो कहीं ना कहीं कोई डिफिनिट रहेगा और वो अलग अलग सॉलिड के लिए हीट ऑफ फ्यूजन जो रहेंगे वो अलग अलग रहेंगे, राइट। जबकि एमोर्फस सॉलिड के हीट ऑफ फ्यूजन जो होते हैं वो डिफिनिट नहीं होते हैं। नेक्स्ट है आपका एनआइसोट्रॉपी। एनआइसोट्रॉपिक नेचर जो शो करते हैं वो क्रिस्टलाइन, जबकि आइसोट्रोपिक नेचर जो होते हैं वो एमोर्फस सॉलिड शो करते हैं। नेक्स्ट नेचर जो होते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड के वो ट्रू, जबकि ये जो होते हैं स्यूडो। क्योंकि एमोर्फस सॉलिड के शेप ज्योमेट्री जो होते हैं फिक्स नहीं होने के कारण इसके नेचर जो होंगे वो स्यूडो, जबकि इसके नेचर जो होंगे ट्रू, क्योंकि क्रिस्टलाइन सॉलिड के शेप ज्योमेट्री जो होते हैं फिक्स, राइट। नेक्स्ट है आपका अरेंजमेंट। अरेंजमेंट जो होते हैं लॉन्ग रेंज ऑर्डर में अगर कोई सब्सटेंस का हो अरेंजमेंट तो उस टाइप के सॉलिड सब्सटेंस को कहेंगे क्या, क्रिस्टलाइन। जबकि शॉर्ट रेंज ऑर्डर में हो
तो उस टाइप के सॉलिड सब्सटेंस को हम लोग क्या कहेंगे, एमोर्फस सॉलिड। मतलब ये जितने भी डिस्टिंक्शन दिया हुआ है क्रिस्टलाइन और एमोर्फस के बीच में ऑन द बेसिस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स, ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टीज, राइट। तो मतलब आप इसके बेसिस पर भी एमोर्फस या क्रिस्टलाइन सॉलिड का आप डिफिनीशन लिख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है आपका टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। अब हम लोग टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल डिस्कस अबाउट पोलर एंड नॉन पोलर मोलेकुल। समझिए, अगर कोई मोलेकुल हो और दो एटम से बना हो, अगर ये मोलेकुल है दो एटम से बना हुआ है और ये दो एटम है, एक को हम डिफरेंट कर लेते हैं, एक ए है और एक आपका बी है और दोनों डिफरेंट एटम है। तो अगर ये दोनों के बीच की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस अगर लेस देन 0.5 हो, लेस देन 0.5 हो, तो उस टाइप के मोलेकुल जो शो करते हैं वो नॉन पोलर। वाइल अगर कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या हो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस मोलेकुल में एटम जो प्रेजेंट रहेंगे अगर उसमें अगर मोर देन 0.5 हो, मोर देन 0.5 हो, तो उस टाइप के मोलेकुल जो शो करेगा वो शो करेगा आपका पोलर मोलेकुल, राइट। तो यहां पर क्या है, फर्स्ट टॉपिक है आपका मोलेकुलर सॉलिड, जिसमें हम लोग समझेंगे पहले नॉन पोलर मोलेकुल के बारे में। तो नॉन पोलर मोलेकुल में बॉन्डिंग जो होते हैं वो डिस्पर्सन या लंडन फोर्स होते हैं। तो यहां पर समझिए H2 है, I2 है, तो ये दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो है वो 0 है। इसका मतलब ये नॉन पोलर मोलेकुल है। ऑर्गन में भी होते क्या है, नॉन पोलर। ये एटम है, मोलेकुल नहीं है, राइट। यहाँ पर CO2 में होते हैं नॉन पोलर, जबकि CCl4 में भी होते हैं नॉन पोलर मोलेकुल, ठीक। अब नॉन पोलर मोलेकुल के फिजिकल नेचर जो होते हैं सॉफ्ट, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है ना वो 0.5 लेस देन है। तो 0.5 लेस देन रहेगा तो वहां पे इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग टेंडेंसी जो रहेगी वो कम, और इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग टेंडेंसी कम होने के कारण फिजिकल नेचर जो रहेगा वो सॉफ्ट, और सॉफ्ट होने के कारण इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो रहेंगे वो इंसुलेटर, और इंसुलेटर अगर सॉफ्ट रहेंगे फिजिकल नेचर तो इसकी मेल्टिंग पॉइंट क्या रहेगी, बहुत ही कम। मतलब अगर नॉन पोलर मोलेकुल हो, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0.5 से कम हो, तो वहां पे फिजिकल नेचर जो रहेंगे सॉफ्ट, और सॉफ्ट होने के कारण इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंसुलेटर होंगे और उसके मेल्टिंग पॉइंट जो रहेंगे वो बहुत ही कम, वेरी लो, राइट। नेक्स्ट टाइप ऑफ मोलेकुल जो है वो पोलर मोलेकुल। पोलर मोलेकुल में बॉन्डिंग जो होते हैं वो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, राइट। अब यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जो रहेगा मोलेकुल में वो ग्रेटर देन 0.5, तो उस टाइप के मोलेकुल क्या शो करेंगे, पोलर मोलेकुल। अब जब पोलर मोलेकुल है तो यहां भी फिजिकल नेचर जो रहेगा वो सॉफ्ट, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो रहेंगे इंसुलेटर, और मेल्टिंग पॉइंट जो रहेगा लो, वेरी लो नहीं। जैसे यहां पर क्या था, वेरी लो, बट यहां पर पोलर मोलेकुल में वेरी लो नहीं लिखेंगे, लो, राइट। नेक्स्ट है टाइप ऑफ मोलेकुल जो है हाइड्रोजन बॉन्डेड मोलेकुल। अगर कोई मोलेकुल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो तो उस टाइप के मोलेकुल को कहेंगे हाइड्रोजन बॉन्डेड मोलेकुल। हाइड्रोजन बॉन्डिंग को थोड़ा सा समझिए। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की कंडीशन क्या होती है, समझिए। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की कंडीशन, फॉर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हाइड्रोजन एटम मस्ट बी अटैच्ड टू more electronegative element, means for hydrogen bonding hydrogen atom must be attached to फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। अगर मोलेकुल में हाइड्रोजन डायरेक्टली अटैच्ड हो फ्लोरीन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन से, तो उस टाइप के मोलेकुल जो शो करेंगे उसमें बॉन्डिंग जो शो करेगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और उस टाइप के मोलेकुल जो कहलाएंगे हाइड्रोजन बॉन्डेड मोलेकुल, राइट। तो यहां पर हाइड्रोजन बॉन्डेड मोलेकुल में बॉन्डिंग जो शो करेगी वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो यहां पर एग्जांपल को समझिए। अगर कोई H2O मोलेकुल है तो हाइड्रोजन डायरेक्टली अटैच्ड है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से, राइट, ऑक्सीजन से, तो इसमें आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। अगर NH3 अमोनिया मोलेकुल है, हाइड्रोजन नाइट्रोजन से अटैच है, तो यहां भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है।
नेक्स्ट, अगर HF मॉलिक्यूल है, हाइड्रोजन मोड इलेक्ट्रोनेगेटिव मींस फ्लोरीन से अटैच है, तो यहाँ भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। बट यहाँ पर अगर HCl एग्जांपल हो तो हाइड्रोजन मोड इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से अटैच नहीं है, मींस यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कोई चांस नहीं है, राइट। एग्जांपल के लिए H2O आइस फॉर्म में, HF हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेगा, NH3 ETC। और फिजिकल नेचर जो रहेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग के, वो रहेंगे हार्ड, क्योंकि हाइड्रोजन जो होते हैं वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से अटैच होने के कारण वहां पे फिजिकल नेचर जो शो करता है हार्ड। नेक्स्ट है आपका इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, क्या शो करेगा, इंसुलेटर, जबकि मेल्टिंग पॉइंट जो होंगे वो होंगे आपके लो मेल्टिंग पॉइंट, राइट। नेक्स्ट टॉपिक है आपका आयोनिक सॉलिड। सेकेंड टाइप ऑफ सॉलिड जो है वो आयोनिक सॉलिड, मतलब आयोनिक सॉलिड है तो उसके कंस्टिट्यूएंट आयंस जो रहेंगे, मतलब कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स वो आयन ही रहेंगे। मतलब अगर सोडियम क्लोराइड है तो ये आयोनिक सॉलिड, क्योंकि यहाँ पर सोडियम और क्लोरीन के बीच में आयोनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो जहां पर चार्ज की बात की जाए, आयन मतलब चार्ज ऑफ एलिमेंट को कहते हैं आयन, तो जहां पे आयन की बात की जाए तो वहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होने के कारण वहां पे बॉन्डिंग या अट्रैक्टिव फोर्स जो रहेंगे वो कोलम्बिक फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होंगे। मतलब अगर आयोनिक सॉलिड के बॉन्डिंग अगर आपसे पूछे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या कोलम्बिक फोर्स, राइट। अब यहाँ पर एग्जांपल क्या, सोडियम क्लोराइड, तो Na+ और Cl-, तो सोडियम इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा और क्लोरीन इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा और वहां से बॉन्डिंग का फॉर्मेशन जो करेगा वो आयनिक बॉन्ड टाइप का, राइट। जस्ट लाइक यहाँ पर अमोनियम आयन जो होते हैं वो मेटेलिक मेटल की तरह ट्रीट करते हैं, जिसके कारण अमोनियम क्लोराइड मॉलिक्यूल में आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। मैग्नीशियम ऑक्साइड, मतलब आप समझ लो कि मेटल और नॉन मेटल के बीच में जो बॉन्ड बनते हैं वो बनते हैं आयोनिक बॉन्ड। मेटल इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा और क्लोरीन जो रहेगा वो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। यहाँ पर जिंक सल्फाइड में भी कौन सा बॉन्ड बनेगा, तो आयोनिक बॉन्ड, मतलब आयोनिक सॉलिड कहलाएंगे। कैल्शियम फ्लोराइड में भी कौन सा बॉन्ड बनेगा, तो आयोनिक बॉन्ड, और ये कहलाएंगे आयोनिक सॉलिड, राइट। अब इसके फिजिकल नेचर जो होते हैं हार्ड बट ब्रिटल, मतलब हार्ड तो होते ही है बट उसको आप ब्रेक डाउन करोगे तो वो जल्दी से टूट भी जाते हैं, मतलब ब्रिटल होते हैं। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो होती है इंसुलेटर इन सॉलिड फॉर्म, मतलब सॉलिड स्टेट में ये होते हैं इंसुलेटर बट कंडक्टर्स इन मोल्टेन स्टेट एंड इन एक्वस स्टेट। अगर यही NaCl को अगर आप मोल्टेन स्टेट में रखोगे तो ये कंडक्टर की तरह काम करेगा, जबकि अगर यही NaCl को जब आप सॉलिड फेज में लिखोगे तो ये इंसुलेटर की तरह काम करेगा, क्योंकि यहां से आयन जो रहेंगे ना सॉलिड फेज में वो फ्री नहीं कर पाने के कारण ये इंसुलेटर की तरह काम करेगा। और एक्वस या मोल्टेन स्टेट में सोडियम क्लोराइड को आप जब रखोगे तो यहां से आयन जो रहेंगे वो फ्री होने के कारण ये सोडियम क्लोराइड कंडक्टर की तरह काम करेगा, राइट। तब इसके मेल्टिंग पॉइंट क्या रहेंगे, हाई मेल्टिंग पॉइंट शो करते क्या है, आयोनिक सॉलिड के, राइट। नेक्स्ट टॉपिक है आपका, अब थर्ड है आपका मेटेलिक सॉलिड। अब मेटेलिक सॉलिड में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो रहेंगे वो पॉजिटिव आयन वाले, ठीक है, क्योंकि मेटल जो होते हैं ना वो इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं और इलेक्ट्रॉन को लूज होने के कारण मेटल पे चार्ज जो होते हैं वो पॉजिटिव चार्ज, राइट। तो पॉजिटिव आयन जो रहेंगे वो कंस्टिट्यूएंट आयन रहेंगे मेटेलिक सॉलिड के। तो इसके बीच में बॉन्डिंग कौन सा बनेगा, तो मेटेलिक बॉन्डिंग बनेंगे। एग्जाम्पल के लिए आयरन मेटल है, कॉपर मेटल है, Ag है और मैग्नीशियम भी, ये सब के सब क्या है, मेटल है। तो ये सब के बीच में कौन सा बॉन्डिंग बनेगा, तो मेटेलिक बॉन्डिंग बनते हैं। फिजिकल नेचर क्या होता है, हार्ड बट मेलेबल एंड डक्टाइल। हार्ड तो रहेंगे ही बट वो जो रहेंगे वो मेलेबल, मतलब मुलायम रहेंगे और डक्टाइल रहेंगे, राइट। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो रहते हैं वो कंडक्टर इन सॉलिड स्टेट एज वेल एज इन मोल्टेन स्टेट। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो रहेंगे मेटल के सॉलिड स्टेट में वो कंडक्टर की तरह काम करेंगे, जबकि मोल्टेन स्टेट में भी आपको क्या करेगा, कंडक्टर की तरह ही काम करेगा। मतलब मेटेलिक बॉन्डिंग जहां पे बनेंगे, मेटेलिक बॉन्डिंग, और मेटेलिक बॉन्डिंग जो बनेंगे वो मेटल में बनेंगे, ठीक है। और मेटल में सॉलिड फेज में हो या मोल्टेन स्टेट में हो, ये दोनों फेज में वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो रहेंगे वो कंडक्टर की तरह काम करेगा, मतलब उससे करंट फ्लो करेंगे, राइट। अब इसके मेल्टिंग पॉइंट जो होते हैं वो हाई, मेटेलिक सॉलिड के मेल्टिंग पॉइंट जो होते हैं
वो होते हैं हाई। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है आपका कोवेलेंट और नेटवर्क सॉलिड। मतलब कार्बन जो होते हैं ग्रेफाइट फॉर्म में, कार्बन के डायमंड फॉर्म में, वो सब जो होते हैं वो नेटवर्क सॉलिड बनाते हैं। मतलब इसके भी कंस्टिट्यूएंट आयन जो रहेंगे वो एटम्स रहेंगे, तो इसके बीच में बॉन्डिंग जो रहेगा वो कोवेलेंट बॉन्डिंग। ग्रेफाइट हो या आपका डायमंड हो, ये सब के बीच में जो बॉन्डिंग जो बनते हैं वो कोवेलेंट बॉन्डिंग। लाइक एग्जांपल के लिए आप समझे तो सिलिकॉन डाइऑक्साइड क्वार्ट्ज, कार्बन इन डायमंड फॉर्म, ये सब के फिजिकल स्टेट जो होते हैं हार्ड, बट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो होती है इंसुलेटर। जबकि ध्यान में रखेंगे कार्बन इन ग्रेफाइट फॉर्म में फिजिकल स्टेट जो होते हैं सॉफ्ट। मतलब आप कहा पेंसिल के ब्लैक वाले सब्सटेंस को आप देखोगे तो वो जो होते हैं ग्रेफाइट और उसके फिजिकल स्टेट जो होते हैं सॉफ्ट, और सॉफ्ट होने के कारण इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो रहते हैं वो कंडक्टर की तरह काम करेगा, जबकि ये हार्ड होने के कारण इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो शो करेगा वो इंसुलेटर टाइप के। अब इसके मेल्टिंग पॉइंट जो होते हैं वो वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट, मतलब ये मेल्ट होंगे बहुत ही ज्यादा टेम्परेचर पे।